इसमें आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इट को अगर इधर ले लिए तो क्या हो गया, इट कैन। अब यहां पर क्या लगेगा, बी डन बाय मी। जैसे है कि ही विल डू इट, क्या होगा, इट इधर आ जाएगा, इट विल। अब क्या लगेगा, V3 लगाने के लिए बी लगाना होगा, डन बाय मी। लिखिए अगला रूल, मूव टू द नेक्स्ट रूल। ये तो सिर्फ कैन का दिखाया है, कोई भी मॉडल वर्ब नहीं, कोई भी वर्ब। जैसे हम कहते हैं कि आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, पैसिव क्या बनेगा, डिड का मतलब कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट के पैसिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज वेयर। और अगर दिस वर्क है, वर्क सिंगुलर है कि प्लूरल, वेरी गुड, तो दिस वर्क वाज डन बाय। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वाज बी का, ये देखो बी फॉर्म। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब, हाँ ठीक बोले, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। और इसमें बी, बीइंग और बीन, इतना होता है बी का फॉर्म, हम लोग लिखे हैं ऑलरेडी। तो ये बात समझ में आ गया कि बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। यहां बी जो है वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। अब जैसे जैसे टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट का है तो इज एम आर लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट में तो इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा, परफेक्ट है तो हैज हैव लगेगा। तो अलग अलग ये बी फॉर्म हमें हमेशा पैसिव में यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़े भी हैं कि 3 काम से मेन वर्ब को मदद करता है। पहला है टेंस फॉर्मेशन, और सेकंड है यही पैसिव वॉइस, और तीसरा क्या है, मॉडल वर्ब, जिससे क्या एक्सप्रेस करते हैं, मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के मन की बात को, मूड एंड एटीट्यूड को हम मॉडल वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अगला रूल, राइट डाउन द नेक्स्ट रूल। लिखिए डू, डज, डिड स्लैश करके, डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। फिर से बोलते हैं, डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। बात समझ में आया? नहीं, अभी और समझाते हैं, ऐसे समझिए। हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू, दूसरा है डज, और तीसरा है हमारा डिड। आपको पता, आप बताइए, डू सिंगुलर है कि प्लूरल? नहीं, प्लूरल है, ईएस होगा तब ना सिंगुलर होगा, ये वाला सिंगुलर है। ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, एंड द रूट फॉर्म, द वर्ब वन, बेसिक वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक। और ये क्या है, सिंगु। और ये क्या है, बोथ, मतलब इसमें कोई नंबर नहीं है, पास्ट टेंस में कोई नंबर नहीं होता है। आई डिड, यू डिड, ही डिड, सी डिड, दे डिड, वी डिड, आइए सब में डिड लगा रहे हैं, तो डिड का कोई नंबर, डिड का, हैड का, इस सब का कोई नंबर नहीं होता है। रूल ने हमें यह बताया कि इस तीनों का प्रयोग हम कहां करेंगे वाक्य में,
तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं कि ही सिंग अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? कैसे समझे? सब्जेक्ट के बाद तुरंत अगर V5 आ जाए तो समझो सिंपल प्रेजेंट है। V1 V5 सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, दैट वी नो। एम आई राइट? यस। तो ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव? अफर्मेटिव। नॉट लगेगा तो नेगेटिव होगा। अब इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या होता है? नेगेटिव बनाने के लिए बिना हेल्पिंग वर्ब का वाक्य नेगेटिव नहीं बनता है। क्या बोले? बनेगा ही नहीं। हेलो, नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। तो अगर इसको बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब ये दो मिलते हैं। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो डज देते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो डू देते हैं। तो ही में क्या देंगे? बहुत सुंदर, ही डज नॉट। अच्छा एक चीज, अच्छा जब यहां डज हो गया तो एस हट जाएगा, V1 आ जाएगा। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यही हमें कह रहा है रूल में कि देखो, इस डज का यूज आप नेगेटिव में करोगे, जब आप अफर्मेटिव बनाते हो तो डू डज का यूज नहीं है वहां, है क्या? ऐसा सिर्फ दो ही सेंटेंस है टेंस में, दो एक्शन जहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है। एक है सिंपल प्रेजेंट और दूसरा है सिंपल पास्ट। अब दिखाते हैं सिंपल पास्ट। जैसे आप कहते हैं कि ही वेंट टू पटना यस्टरडे, कल वह पटना गया था। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। कैसे समझते हैं हम टेंस को? वर्ब से। वर्ब हमें बताता है कि मैं कौन सा टेंस हूं। ये V2 गो का वेंट हो गया, टू सब्जेक्ट प्लस टू होता है सिंपल पास्ट, राइट? अच्छा, अगर अब इसका मैं निगेटिव बनाऊं तो क्या होगा? ही। सिंपल प्रेजेंट में डू डज था, सिंपल पास्ट के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब बना है, डिड। तो ही डिड नॉट। अब देखिए, जब डिड आ गया तो वेंट नहीं रहेगा, डू डज डिड। ये तीनों के बाद याद रखना हमेशा वन होता है। डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए? वर्ब वन समझते हैं? बेसिक फॉर्म, रूट फॉर्म। तो अब क्या होगा? ही डिड नॉट वेंट होगा कि गो? यस, ही डिड नॉट गो टू पटना यस्टरडे। यही हम लोग को बताया इस रूल में कि डू डज डिड का यूज अफर्मेटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। डू डज का यूज सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और डिड का यूज सिंपल पास्ट में करते हैं। प्लीज नोट डाउन। एक एग्जाम्पल ये लिख दीजिए, ये वाला। ये नहीं लिखिएगा क्योंकि ये तो अफर्मेटिव है, और ये वाला। दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिए जहां पर डू और डज और डिड का यूज हो रहा है। एक डू वाला एग्जाम्पल देख लो। डू वाला एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाएंगे। आई में डू लगता है कि डज? आप कहोगे सर आई तो सिंगुलर है तो इसमें भी वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए। नहीं, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सिर्फ आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद सिंगुलर रहेगा लेकिन वर्ब प्लूरल लगाएगा। ये सिर्फ आई के साथ ही ऐसा है, बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो सिंगुलर रहे और प्लूरल वर्ब लगाए, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होकर सिंगुलर वर्ब लगाए। इट इज आई ओनली। तो आई डू नॉट टीच तो पहले से B1 में है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, इसका हिंदी क्या हुआ? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं? नहीं पढ़ाता हूं। नेगेटिव का मतलब हुआ नहीं। तीन को एग्जाम्पल फटाफट लिख लीजिए। डू डज डिड। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना भी सकते हैं आसान से, है ना? जैसे हम कहते हैं कि ही, सॉरी, जैसे हम कहते हैं कि ही
नोज मी, वह मुझे जानता है। ठीक है, सेंटेंस का टाइप क्या है? नहीं नहीं, टाइप अफर्मेटिव है। चलिए इसका नेगेटिव बना दीजिए, क्या होगा? ही, अच्छा एस वाला डज लग जाता है। ही डज नॉट, वेरी गुड, ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है। अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से नेगेटिव ही नहीं, इंट्रोगेटिव भी बनाया जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस भी बनाता है। तो देखो, ही डज नॉट नो मी, तो इसको क्या कर देंगे? डज ही नो, डज ही नो मी। आप इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। बात समझ में आया? क्वेश्चन मार्क। मैं ये देख रहा था कि डज का यूज नेगेटिव में भी, डज का यूज इंट्रोगेटिव में भी। तो जिस वर्ड से, जिस हेल्पिंग वर्ब से आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, दोनों एक ही है। नेगेटिव भी बना देंगे, इंट्रोगेटिव भी बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव है, और अगर हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में शुरू में लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव है। एंड दिक्कत, ये बात समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब से क्या कर सकते हैं? दो चीज कर सकते हैं, एक तो वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं, और दूसरा वाक्य को इंट्रोगेटिव। इसके लिए क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव का पहचान कैसे होता है? वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, और वो सेंटेंस एंड कैसे करेगा? क्वेश्चन मार्क से। दैट इज हाउ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज फ्रेम्ड। चलिए अगला रूल, मूव टू अगला रूल। लिखिए, डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को फिर से बोलते हैं, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट के पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंफेटिक बनाने के लिए, इंफेटिक, EMPHATIC, इंफेटिक बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, देखिए, मैं खाता हूं, क्या होगा इंग्लिश? आई ईट। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खाता ही तो हूं, क्या होगा इंग्लिश? बताइए। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खाता ही तो हूं, जोर दे रहा है। अरे काहे नहीं खा रहा है? नहीं खा रहे हैं कैसे? मैं खाता ही तो हूं, अर्थात मैं खा रहा हूं। क्या होगा इंग्लिश? आरंट आ जाएगा। सबसे पहले आरंट होता नहीं है, आर में नॉट लगता है तो आंट होता है, आरंट नहीं होता। आ नॉट आंट, आंट यू। आरंट होगा कि आंट होगा? हाँ, याद रखेंगे। आइए, और एम नॉट का नेगेटिव क्या होगा? शॉर्ट, इज नॉट इजंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, एम नॉट एमेंट नहीं होता है माय डियर। मैं एम नॉट का बात कर रहा हूं, वहां इज कहां से आ गया? हाँ, आंट होता है। चलिए, हाँ तो बोल रहा था कि मैं खाता ही तो हूं। अच्छा देखिए, ही सिंग्स, वह गाता है। क्या? रिंकू सिंह? बोल रहे? ही सिंग्स, वह गाता है। अब आप कहेंगे कि वह गाता ही तो है, तो इसको कहते हैं इंफेटिक।
आप इस पे जोर देने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हाँ, ही डज सिंग, वह गाता ही तो है। अब ये सेंटेंस देखने में थोड़ा आपको लगेगा कि यहां सब्जेक्ट है, यहां मेन वर्ब है, बीच में हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, वाक्य निगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, फिर ये डज क्या कर रहा है यहां पर, ये जोर दे रहा है किस पे, कर्ता पे, अर्थात वो जिस काम पे को कर रहा है उस पे जोर देने के लिए इसको यूज किया गया। ही डज सिंग, वह गाता ही तो है। ही डज ईट, वह खाता ही तो है। ही डज रीड, वह पढ़ता ही तो है। बात समझ में आ रहा है? इंफैटिक बनाने के लिए यहां पर क्या यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब डज। लिखिए इस सेंटेंस को एग्जांपल में, राइट डाउन, तीनों का यूज करेंगे, डू डज रीड का। ये डज के लिए था, डू के लिए होगा, सब्जेक्ट को प्लूरल कर देंगे। आप कहते हैं कि यू डू राइट अ लेटर, यू डू राइट अ लेटर। इसका हिंदी क्या हुआ, तुम पत्र लिखते हो, लिखते ही तो हो। वाह, क्या लैंग्वेज, वेरी गुड। जोर देने के लिए इसका यूज किए। एक डिड का भी लिख लीजिए, एक डू वाला लिखो, ही डज सिंग लिख दो, फिर यू डू राइट अ लेटर लिख दो, और एक डज का भी लिख दीजिए। डज का हो गया, डिड का सॉरी, ही डिड ड्रिंक, ही डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। तीन वो एग्जांपल है ना, डू डज डिड, तीनों का एक एक लिखिए। ही डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो उसने एक ग्लास दूध पिया तो है कि नहीं पिया, पिया। चलिए, तो डू डज डिड का यूज दो तरह से, वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए भी, और एक बार वाक्य को जोरदार बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, एक्सेंट डालने के लिए, जोर डालने के लिए हमने डू डज डिड का यूज किया। नहीं, मैं ही तो हूं, क्या होगा इंग्लिश, मैं ही तो हूं, आई इज माई। देखिए, इस तरह के इंग्लिश आपको मिलेंगे, एक बार सीख लो, कभी नहीं बोलना। इट इज आई, तुम ही तो हो, इट इज यू, इट इज दे, इट इज वी, हम ही लोग तो हैं, इट इज वी। अरे तुम ही तो हो, इट इज यू, वही तो है, इट इज सी। मैं ही तो हूं, इट इज आई। एनी दिक्कत, मैं ही तो हूं, क्या होगा इंग्लिश, अब मुझे खाता है, आई हैव ईट। देखिए यहां पर अक्सर लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर खाने का काम तो हम लोग करते हैं, फिर ये सेंटेंस है कि मुझे खाता तो है। मुझे खाता है, खाता का मतलब यहां लेजर बही है, खाना का नहीं। आई हैव अ लेजर, आई हैव एन अकाउंट, मुझे खाता है। तुम्हारे पास है, कौन बैंक में, एक तो वो वाला खाता अकाउंट, और एक वो खाता भाई जो हम लोग घर पे मेंटेन करते हैं, उसको इंग्लिश में लेजर या फिर अकाउंट कहते हैं। तो मुझे खाता है का इंग्लिश क्या हुआ, आई हैव एन अकाउंट, आई हैव अ लेजर। चलिए आगे का रूल, मूव टू द अगला रूल, कम ऑन। लिखिए डू का प्रयोग, डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस, डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस, डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव तथा एम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, डू का प्रयोग
इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव तथा इम्फैटिक, EMPHATIC, इम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस आप समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं ऐसे सेंटेंस को जिस सेंटेंस में ऑर्डर हो, जिसको आप कमांड भी कहते हैं, जिसमें एडवाइस हो, जिसको आप सजेशन भी कहते हैं, और एक रिक्वेस्ट है, इसको एक्सप्रेस करने वाले वाक्य को आप इंपेरेटिव कहते हैं। की हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, फिर से लिखेगा हम। एक तो ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, सजेशन है और रिक्वेस्ट है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, सबसे छोटा इंग्लिश में स्ट्रक्चर इसी सेंटेंस का है। ये खत्म। इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, वर्क हार्ड, ये सब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज मिसिंग। अंडरस्टूड रहता है, क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो समझ में आता है कि हमेशा ऑर्डर सुनने वाले को दिया जाता है, और सुनने वाले का मतलब हुआ सेकंड पर्सन। तो समझ लो, जब हम कहते हैं गो देयर, गो देयर, तो यहां पर किसको कह रहे हैं? तुमको कह रहे हैं, जो सुन रहा है उसी को ऑर्डर दिया जाएगा। बताइए, अब कोई है नहीं, हम बोलेंगे एक गिलास पानी लेके आओ, कोई लेके आएगा? तो ऑर्डर हम किसको देंगे? सेकेंड पर्सन को, हमेशा। वो फिक्स है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट इज आई मीन यू। हाँ, तो आप कहते हैं कि गो देयर, और अगर आप कहना चाहते रे मत जाओ, तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, मत जाओ रे, डोंट गो। हाँ आइए, आइए, ये सब कहां छुपी हुई थी? लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए फटाफट, लिख दो, डोंट गो देयर। एक एग्जाम्पल। इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें टू का यूज करना है, डोंट गो देयर। अच्छा, अगर आप किसी को कहते हैं कि रे गाना गाओ, क्या होगा? सिंगा। वो कहता है नहीं सर, हम नहीं गाएंगे गाना। तुम कहते नहीं, तुमको गाना होगा, गाओ गाओ गाओ। तो आप कहते हैं हेलो, टू सिंग ए सॉन्ग, जरूर गाना गाओ। ये जोर देने के लिए आपने कहा, ऐसा करो। मालूम, आप जब बस, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में किसी को सी ऑफ करने के लिए जाते हैं, बाय बाय करने के लिए जाते हैं, तो गाड़ी खुलता रहता है, आप जाते रहते हैं, कहते रे रे हे डू राइट मी अ लेटर, हमको जरूर खत लिखना, फोन करना रे रे, फोन करना, डू कॉल मी। देखो, एक कहते हैं कॉल मी, उसके पीछे लगा दिया डू कॉल मी, जरूर फोन करना, मतलब डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, डू कॉल मी। आपको उससे मिलना है ना, डू मीट हिम, मतलब जरूर उससे मिलना। तो ये डू लगा के क्या कर देते हैं वाक्य को, ठीक है? अच्छा सुनो ना, हमको बताना, सुनो ना, जरूर बताना हमको, तो जरूर बताना हमको का इंग्लिश क्या होगा? डू टेल मी अबाउट। नहीं, हम नहीं बताएंगे, नो नो नो, यू डू टेल मी, बताओ। तो ये क्या कर दिए? एम्फेसाइज कर दिए
एम्फैटिक का मतलब होता है उस पर जोर देना, और ये जो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज हुआ है क्या, जोर देने के लिए। एग्जाम्पल लिखे, लिखो, टू सिंग ए सॉन्ग। यहां पर क्या है, डू सिंग ए सॉन्ग का मतलब गाना गाओ कि जरूर गाना गाओ। हाँ, इसको जरूर लगा दिए वहां पर डू लगने के बाद, अदरवाइज सेंटेंस तो सिंग ए सॉन्ग से भी सही था। हेलो हेलो, लिखे दोनों एग्जाम्पल, लिखे क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, मूव टू द नेक्स्ट। अब चलते हैं, एक तो बी फॉर्म में अभी तक लगे हुए थे, अब चलते हैं हैज हैव हैड वाले में। गिना हुआ भर्ब तो है मेरे पास, 11 तो सिर्फ प्राइमरी है, 12वां है ही नहीं। गिना हुआ लिमिटेड verbs are used in English, and it's challenge for us to learn each and every single verb properly. एक बार एक कुछ verbs के बारे में आप बढ़िया से जान ले कहां यूज होता है, फिर throughout your career life you will never be able to forget those things, याद रहेगा, हल्का हल्का चीज है। नेक्स्ट रूल, हैज ऑब्लिक हैव, अगला रूल हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड, तीनों को एक साथ लिखना, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड का प्रयोग भाई मेरे, थोड़ा सा रुकना, आप मुझे बताना कि हैज हैव हैड का यूज कहां करना। हाँ, मुन्ना बोला, मुन्ना ने सही जवाब दिया, अवधेश ने सही जवाब दिया। हाँ हाँ, परफेक्ट टेंस में जी, बाद में ताली मार लेंगे, रुकिए ना। हैज हैव हैड ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है माय डियर। परफेक्ट का मतलब मैं समझता हूं भीतरी, थ्री का मतलब फ्री, फ्री का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब थ्री, थ्री मतलब, फ्री मतलब नहीं समझे, काम खत्म हो गया तो आप फ्री हो गए, और काम तभी खत्म होगा जब थ्री लगेगा, तो बिना थ्री का हम क्या नहीं होते। परफेक्ट टेंस का मतलब कि काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए वर्ब थ्री लगाते हैं। डन मतलब हो गया, ईटन मतलब खा लिए, टाउट मतलब पढ़ा दिए, गिवन मतलब दे दिया, टेकन मतलब ले लिया, सेंट मतलब भेज दिया, बोले तो काम हो गया। इस फिनिश्ड एक्शंस को बताने के लिए हमेशा हमें हैज हैव और हैड का हेल्प लेना होगा। किसका? जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको कहा है, कई बार मैंने आपको कहा है, तो क्या होगा इंग्लिश, आई हैव टोल्ड यू। नहीं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या होगा, आई हैव, टीच नहीं होता है मुन्ना, टाउट यू। अभी बोले ना कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब थ्री होगा, आई हैव टाउट यू, हेलो, आई हैव टाउट यू। अच्छा, हम कहते हैं कि ही हैड गॉन, हाँ, वह जा चुका था, ही हैड रीच्ड, वह पहुंच चुका था, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, द डॉक्टर हैज कम, डॉक्टर बाबू आ चुके थे। ये सब कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट के टेंस है। डजंट मैटर कि अगर हैज हैव है तो वो प्रेजेंट में है, और अगर हैड है तो वो पास्ट में है। हैज हैव हैड के बाद अगर कोई मेन वर्ब होगा तो कौन सा? भी थ्री। हैज हैव हैड के बाद देखिए, हैड के बाद भी थ्री, हैव के बाद भी थ्री, हैव के बाद भी थ्री, हैज हैव हैड के बाद कौन सा वर्ब आएगा? टेंस कौन सा हुआ? परफेक्ट। भी थ्री का मतलब, भी थ्री का मतलब परफेक्ट। लिखिए एग्जाम्पल। ओ नहीं लिखा है तो लिखिए, हैज हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट कॉमा पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में
वर्ब 3 के पहले होता है। फिर से एक बार बोलते हैं, हैज, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट कॉमा पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब 3 के पहले होता है। एग्जाम्पल में, आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने गलतियां किया है। आई हैव मेड अ मिस्टेक। अच्छा, मेड यहां पर क्या है? वर्ब 3 है। मेक का पास्ट V3 हुआ मेड, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। ठीक है, क्या लिखे? आई हैव मेड अ मिस्टेक। एक और एग्जाम्पल, यस, वन मोर एग्जाम्पल, राइट? यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। कभी नहीं बोलते हैं, सत्य बोलिए। कभी कभी नहीं रे, ज्यादातर बोलो। हैज से लिखे, देखिए, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन, ही हैज रिटन अ लेटर, WRITTEN, ही हैज रिटन अ लेटर। और एक और फ्यूचर वाला लिख दीजिए, ही विल हैव, he will have arrived there, he will have arrived there। इसका मतलब वह वहां पहुंच चुका होगा। he will have arrived there। चलिए, अब अगला रूल। अगला रूल जाने से पहले एक नोट बनाइए, NOTE, कुछ खास बात नोट में। नोट लिखे? आप कहोगे कि सर, क्या हमेशा हैज, हैव, हैड के बाद V3 का ही यूज होगा? अरे नहीं होगा। क्यों होगा? नहीं होगा। जैसे, हाँ, तो पोजीशन में जाएंगे तो वही बात बता रहा था। जैसे अवधेश ने कहा, अवधेश के पास एक कार है, तो कहता है आई हैव अ कार। बाबू अवधेश बोल रहे हैं कि यहां पर हैव तो आया है, बट V3 नहीं आया है। हेलो, अब मुझे कोई बताए तो ये भर्ब कौन सा भर्ब है? बहुत सुंदर जवाब, मेन भर्ब तो है। अब मेन भर्ब में आपको बताना है कि ये कौन सा फॉर्म है। टू बी, टू डू, टू हैव। क्या है ये तीनों में? देखिए, आई हैव ए कार, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन है? अच्छा, एक्शन नहीं है, वह क्या है ये भी नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे कि मेरे पास क्या है, ये टू हैव पोजेशन बताता है। मेरे पास क्या है, और कुछ नहीं। और ऐसे सेंटेंस में वर्ब 3 देने की जरूरत नहीं है। नोट बनाइए, वहां क्लियर कर देंगे सब। NOTE बनाया? बनाया। तो आगे लिखो, इज, कॉमा, आर, इज आर एम लिखाएंगे, एक कॉमा कर करके लिखिए। नोट में लिखा रहा है, इज, कॉमा, एम, कॉमा, आर, कॉमा, वाज, कॉमा, वेयर, कॉमा, बीन, BEEN, बीन, कॉमा, डज, कॉमा, डिड, कॉमा, हैज, कॉमा, हैव तथा हैड का प्रयोग मेन भर्ब के रूप में, का प्रयोग मेन भर्ब के रूप में भी होता है। डू नहीं है तो लिख दीजिए ना, डू, डज, डिड तीनों है, हैज, हैव, हैड तीनों है, इज, एम, आर है, वाज, वेयर है, बीन भी है साथ में। ठीक है,
देखो इज एम आर लिखे 3, वाज वेयर 2 हो गया 5, उसके बाद डू डज डिड, उसके बाद बीन है, उसके बाद हैज हैव हैड है, इतना लिखे। ये कहना था कि इनका प्रयोग किस चीज की तरह होता है, मेन वर्ब की तरह होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए ना, हम कहते हैं कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी सीख रहे हो, एनी दिक्कत? एक्सक्यूज मी, लिसन प्लीज, बी हियर। देखिए यहां पर उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि अगर वाक्य में डबल वर्ब है तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम ये नहीं कहते, अब हम कहते हैं कि यू आर माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे विद्यार्थी हो। यू आर माई STUDENTS। अच्छा ये बताइए, इस पहले वाले वाक्य में आर क्या है? सब क्यों नहीं बोल रहा है? चलिए अब आपको बताना, आप बताइए मिस इंडिया कि इसमें कितने वर्ब हैं? एक ही है, 2 है, और एक बार पूछेंगे तो वो और बढ़ सकता है। 2 है। आप दोनों वर्ब दिखाइए तो हमें थोड़ा। आर, लो वो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हेलो हेलो। अच्छा इस वाक्य में एक ही वर्ब है। देखिए ना, यू प्रो है, प्रोनाउन है, माई एडीजे है, ये नाउन है। बेचारा एक ही को वर्ब है इसमें, सिंगल वर्ब। अभी तक यही सीखे कि एक वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है, तो ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब? क्यों है मेन वर्ब? इफ अ सिंगल वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इट हैज टू बी मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब दूसरा वर्ब होगा और वो किसी को मदद करेगा। तो एक वाला किसी को कोई मदद ही नहीं कर रहा है, नहीं इसको कोई कर रहा है, नहीं ये कर रहा है, तो इट इज अ मेन वर्ब। उसी तरह से हैज हैव के केस में भी हमने देखा, डू के केस में भी देखा क्या कि मेन वर्ब है। कब है मेन वर्ब? जैसे आप कहते हैं कि सी हैज मच नॉलेज, सी हैज मच नॉलेज, यहां पर हैज कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि अगर इन वर्ब्स को अकेले वाक्य में रख देंगे तो मेन वर्ब हो गया, नहीं अगर ये इट इज अकम्पेन्ड विथ सम अदर वर्ब्स तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। एग्जांपल लिखिए, राइट डाउन द एग्जांपल्स, इन वर्ब्स के एग्जांपल लिखिए। कमान कमान इंडिया, लिखो यू आर हैप्पी, सी इज नॉटी। हाँ, you are happy and she is naughty. Naughty, NAUGHTY, naughty मतलब नटखट, बदमाश, शरारती, मिस्चीवियस। अगला एक और एग्जांपल, ही वॉज अ पॉपुलर लीडर, ही वॉज अ पॉपुलर लीडर। One more example, he does nothing but play, he does nothing but play। इसका हिंदी हुआ कि वह खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता है। सी डज नथिंग बट लाफ, ये हंसने के सिवाय कुछ नहीं करती है। समझ गए? तो यहां पर इन वाक्य में ये जो वर्ब इज एम आर था या हैज हैव हैड है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब बनकर आया है। अगला रूल पे चलते फटाफट। तो ये अभी तक हम लोग प्राइमरी में थे, कहां थे भाई? ये डू डज डिड इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव हैड, और ये कितने हैं? 11। प्राइमरी कितना याद है? प्राइमरी कौन कौन? इज एम आर 3 हो गया, डू डज डिड 6 हो गया, हैज हैव हैड 9 हो गया, वॉज वेयर 13 हो गया। ठीक,
अब हाँ ओनली 11। अब आते हैं मॉडल वर्ब की तरफ। ऊपर में हेडिंग बनाइए सुंदर से, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यूज ऑफ मॉडल MODAL ऑक्सिलरी AUXILIARY, फिर से AUXILIARY ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। सबसे पहले इसको हम काउंटिंग में देख लेते हैं, कितना है संख्या। मॉडल वर्ब 13 है, 13। हाउ मेनी? shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, dare, need, used to। तो कितने हैं? 13। चलिए सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। लिखिए पहला रूल 1, यूज ऑफ कैन। हेडिंग बना दीजिए साइड में, यूज ऑफ कैन। अब कैन के 2 4 5 रूल लिखाएंगे, 1 2 3 4 करके। यूज ऑफ कैन, अंडरलाइन इट, उसको अंडरलाइन करके रखिए। यूज ऑफ कैन, कैन के लिए कैन का यूज कहां कहां होगा? अच्छा माय डियर, कैन का हिंदी क्या होता है? सकना, या इट्स सकना, एकदम सकना। सपना नहीं, तुम हमेशा सपना में खो जाती हो। देखिए कैन का प्रयोग, कमन इंडिया, रूल 1 कर दीजिए। कैन के लिए पहला यूज, कैन का प्रयोग पावर POWER, बोले तो शक्ति, कॉमा एबिलिटी ABILITY, एबिलिटी योग्यता, तथा कैपेसिटी CAPACITY, सामर्थ्य या क्षमता, दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसको रिपीट करते हैं, आपने क्या लिखा है? कैन का प्रयोग पावर, कॉमा एबिलिटी एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आप बताइए तो पावर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है? हाँ बताइए थोड़ा सा, कैपेसिटी क्या होता है? पेन नहीं, पेन मतलब दर्द होता है, पेन। हाँ भाई, कैपेसिटी, आई मीन कैपेसिटी एंड एबिलिटी, और पावर क्या है वो देख लीजिए। क्षमता, बहुत बड़ा बक्सा है, 50 किलो, 100 किलो वजन है। अब आप कहते हैं कि अरे तुमसे नहीं उठे, हटो हटो, हम उठाएंगे इस बक्सा को। आप कहते हैं डीएनटी सर कितना भी भारी हो कोई बात नहीं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसका मतलब हुआ कि मैं इस बक्से को, ए चुप, खूब बड़ा पेड़ है, लंबा। आप कहते हैं सर नो प्रॉब्लम, आई कैन क्लाइंब दिस टॉल ट्री, आई कैन क्लाइंब दिस टॉल। तो बोलिए मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूं कि नहीं? मैं इस वजनदार बक्से को उठा सकता हूं कि नहीं? अच्छा, ये नदिया है, नदिया चले रे धारा। देखो अब आप कहते हैं आप यहां खड़ा है, इस पार जाना है। आप कहते हैं डीएनटी सर आई कैन, क्या? तो आई कैन, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अच्छा, अक्रॉस का प्रीपोजिशन है, अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार, स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड को आप अक्रॉस कहते हैं। तो आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूं, मैं उस ऊंचे पेड़ पे चढ़ सकता हूं,
मैं इस भारी बक्सा को उठा सकता हूं। आप कहते हैं सर मैं एक बार चाइना गया था, आपको पता है, आई कैन स्पीक चाइनीज। चलिए, तो ये आप में एबिलिटी है कि आप चाइनीज बोल सकते हैं। हाँ, ये इसको इसलिए आता है कि कोई दूसरा नहीं समझता है। जब आदमी समझने लगेगा तो उसको फिर आना बंद हो जाएगा ना। चौ चौ। अच्छा, तो कैन का मतलब हुआ एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, आई मीन द स्ट्रेंथ यू हैव फॉर रेंडरिंग और डूइंग एनी वर्क, दैट इज योर पावर। ठीक है। अच्छा, अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कई विद्यार्थी ने उसको नहीं बना पाया, आप कहते हैं सर आई कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा बताइए, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहां पावर की बात हो रहा है या फिर एबिलिटी का? एबिलिटी और पावर में क्या अंतर है? अरे पावर का मतलब हुआ शक्ति, ताकत जहां लगता है। अब मैथ का क्वेश्चन बनाने में ताकत थोड़ी लगता है, उस पर चढ़ थोड़ी जाएंगे। अब किसी को धक्का देना है तो वहां पर पावर की जरूरत है, किसी चीज को लिफ्ट करना है तो वहां पावर की जरूरत है। तो एवरीवेयर वी नीड नॉट यूज आवर पावर। चलिए एग्जाम्पल लिखे, लिखिए आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। योग्यता के बारे में लिख रहे हैं, कैन का यूज लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन, लिखिए ना, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। और लास्ट में लिख दो आई कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं। आई कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। इन्हें बोलना कि वी कैन डिफीट साउथ अफ्रीका, ये भी एबिलिटी है आप में कि आप उसको हरा सकते हैं। ओके, अच्छा देखिए, तो कभी कभी कुछ ऐसे verbs होते हैं, those verbs are not in the list and the category of modal verb, वो मॉडल वर्ब नहीं है, बट मॉडल वर्ब का काम करता है। बात नहीं समझे? है नहीं मॉडल वर्ब। सुनिए ना, लंबा नहीं हो रहा बातचीत, और उस सामने में है, दूर में होता तो थोड़ा सुनाई भी नहीं देता। जैसे आप कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, इस कैन को आप बदल सकते हैं। आप ऐसे कहते हैं कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क, अब कैन मतलब एबल नहीं। आप कहते हैं आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को तैर सकता हूं, आप कहते हैं कि आई एम एबल टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, तो जहां कैन लग रहा है वहां एबल लगा सकते हैं आप। और फिर आई एम कैपेबल ऑफ, एबल और कैपेबल दोनों यूज हो सकता है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो ऑफ के बाद याद रखना हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, हमको खाना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, हमको पढ़ाना पसंद है, तो ऑफ के बाद कौन सा वर्ब? आईएनजी। तो आई एम कैपेबल ऑफ डू दिस वर्क की डूइंग दिस वर्क? यस। तो मैं बोल रहा था कि कैन के बदले एबल कैपेबल भी यूज होता है, बट एबल कैपेबल ये क्या नहीं है, मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब सिर्फ कैन है। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट। मूव टू रूल नंबर 2। कैन का प्रयोग एकदम इजी जा रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक वर्ड है छोटा छोटा, उसके यूज हम लोग सीख रहे हैं। कैन का प्रयोग परमिशन देने के, कैन का प्रयोग परमिशन, जिसका हिंदी अनुमति होता है,
देने के भाव को, अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बोला ये क्या बोला? हाँ हाँ, कैन का प्रयोग परमिशन देने के, अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अनुमति समझते हैं क्या? देखो भाई मेरे, दो तरह का परमिशन होता है। एक तो होता है फॉर्मल टाइप, एक होता है इनफॉर्मल टाइप। तो कैन जो है हमारा, वो हमेशा इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब हम क्या समझते हैं? हाँ, इनफॉर्मल मतलब क्या समझते हैं? इतना बताइए कि आप अपने परिवार में, फैमिली में इनफॉर्मल होते हैं कि फॉर्मल? इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब ऑफिशियल हो गया। अब आप अपने घर में मम्मी के रूम में जाएंगे तो आप थोड़ी बोलेंगे एक्सक्यूज मी मॉम, मे आई कम इन, ऐसे बोलते हो? इसका मतलब इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, acquaintances, near and dear ones, the person who is familiar to you or the person who is junior to you, अपने से छोटका छोटका के साथ आप कैन का यूज करेंगे। बट when you talk or when you ask for the permission from your seniors, जब आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो अभी हम नहीं लिखे मे के बारे में, लिखेंगे मे से होगा। स्कूल कॉलेज यहां पर जाते हो तो क्या बोलते हो? मे आई कम इन कि कैन आई कम इन? फॉर्मल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप अपने दोस्त का कुछ कलम लेना चाहते, कॉपी लेना चाहते, परमिशन ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? कैन आई टेक योर पेन कि मे आई टेक योर पेन? कैन आई। तो कैन क्या है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? इनफॉर्मल है। लिखिए एग्जाम्पल, कम ऑन, यू कैन गो नाउ, यू कैन। कैन आई सी योर डायरी? अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस, कैन आई सी योर डायरी? क्या मैं आपका डायरी देख सकता हूं? गुड, जैसे लग रहा, देखिए ले। कैन आई सी योर डायरी? क्वेश्चन मार्क दिए, ओके। वन मोर सेंटेंस, स्टॉप। स्टॉप दे करके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट करो। स्टॉप, यू कांट डू दैट, यू कैंट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एनी दिक्कत? कैन से थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। एक बेईमान है, एक चोर है, डिजॉनेस्ट है। अब ऐसे इंसान किसी को धोखा दे सकता है, किसी को लूट सकता है, किसी के साथ गलत कर सकता है। क्यों? ये स्वाभाविक चीज है, क्योंकि वो ऐसा है। लिखिए अगला रूल, लिखिए कैन के बारे में। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल, THEORITICAL, theoretical possibility, 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 थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। इसको ब्रैकेट में थोड़ा हिंदी लिख दीजिए, सैद्धांतिक। सिद्धांत होता है ना, वही सैद्धांतिक। बाप रे, लगता है कि शादी ब्याह करके अब ब्रिटेन चल जाएगी। क्यों, इंडिया में नहीं रहना है? उधर बहुत ठंडा होता है, चारों तरफ बर्फ है, बर्फ नजर आएगा। आप फिर 2-4 दिन में कहोगी नहीं हम इंडिया जाएंगे। अब ऐसा सुंदर कहीं मिलेगा? ये ब्रिटिश पोइट सबका कविता सब पढ़ते हैं,
तो उनकी कविताओं से एक 10th में है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फायर एंड आइस है, डस्ट ऑफ स्नो है, बहुत ही अमेजिंग छोटा सा पोएम बट बहुत बड़ा मीनिंग है उसका। उस पोएम को पढ़ते हैं ना तो पता चलता है कि यूरोपियन कंट्रीज में ठंडा को क्या माना जाता है। कर्ज है, ये एक अभिशाप है। ठंडे के सीजन में वहां घर से निकलकर काम करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। योर बॉडीज, योर लिम्स बिकम्स नम्ब, पैरालाइज्ड, हाथ पैर काम नहीं करेगा। अब सोचो ना, मई जून में वहां 15 डिग्री टेम्परेचर है, मई जून में, तो दिसंबर जनवरी में क्या होगा? जाओ, तुम्हारा इच्छा है, हम क्या करेंगे, ठंडा लगेगा। चलो, तो हम लोग का ठीक है, लेकिन इस बार बड़ा पता नहीं क्यों दिसंबर के महीना में इतना धूप हो रहा है। 4-5 दिन से जो धूप हो रहा है भयानक, ऐसा मैंने नहीं देखा है, बहुत दिनों के बाद देखा है इतना गर्मी इस महीने में। पिछले बार हम नहीं थे क्या? ऐसा हाल नहीं था। और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस कदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस कदर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि देखो सामने में दिख रहा है क्लाइमेटिक चेंज, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंड इट हैज वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन अस, इसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है। नहीं, सीजन सीजन के हिसाब से हो तो ठीक है, और उल्टा पुल्टा होगा तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। कैन का प्रयोग लिखिए, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ये तो हम लिखा दिए थे इसलिए स्पीड पकड़ लिए, फिर से बोलते हैं। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का स्पेलिंग में बोले थे, आपको बोल रहे हैं, नहीं बोले थे, हो गया, उसके बाद बचा क्या? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। यह दूसरा रूल। अच्छा, ये हमको बताइए कि गलती एक से होता है कि गलती सब से होता है? एक अंग्रेजी में कहावत है, मैं आपको सिखा देता हूं। टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानव का स्वभाव होता है और माफ कर देना ये ईश्वर का वरदान होता है। तो इंसान है तो गलती करेगा ही, यही है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। कोई ये नहीं कह सकता कि हम गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास एक सेंटेंस है कि एनीवन कैन कमिट मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, ऐसी संभावना है। आप 100% नहीं कह सकते कि हम गलती नहीं करेंगे, गलती होगा होगा और गलती होगा। लिखो, एवरीवन एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। एवरीवन, EVERYONE, everyone can make a mistake. Everyone can make a mistake. अगला, electricity can be dangerous. Electricity can be dangerous. अब बताइए, इलेक्ट्रिसिटी कितना डेंजर होता है ना, अगर भूल से छू लो तो क्या होता है? सबको थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा बिजली का ना, इसीलिए हमें कहा जाता है कि डोंट टच द इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद द वेट हैंड। भिगा हुआ हाथ से उन सबको नहीं छूना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी माइट गेट द इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली का झटका लगता है तो जोर से लगता है जी। तो कैन का यूज दो में देखे, एक तो एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए हुआ, दूसरा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए हुआ, तीसरा लिखिए, तीसरा गोइंग, कैन का प्रयोग हैबिट, हाँ
कैन का प्रयोग हैबिट, HABIT, ब्रैकेट में लिख दो आदत, और नेचर, NATURE, नेचर, ब्रैकेट में स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आदत और स्वभाव, नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। लिखिए एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। An honest man cannot harm anyone. Anyone, किसी को भी। अब देखिए ना, ईमानदार व्यक्ति किसी को धोखा दे सकता है, किसी का कोई बुरा कर सकता है नहीं। ऐसी अपेक्षा हम सिर्फ ऑनेस्ट पर्सन से ही रख सकते हैं। नहीं, अपने आप से, अपने आप से। चलिए, तो ये कुछ यूज थे कैन का। अब हम आपको थोड़ा कुड की तरफ ले चलते हैं। हेडिंग बना दीजिए, यूज ऑफ कुड। 8:30 सारे आएंगे 8:30 बजे। बीच में आप लोग को आधा घंटा मिलता था, तो क्या होता था, हम 8 बजे छोड़ते हैं सर, 8:30 बजे अगर आते हैं तो बीच में आधा घंटा क्या होता है बताइए मिस बबली, बताइए। हाँ बोलिए, बोला मिथिलेश बाबू, बोला। चलिए आगे बढ़ो। कुड का यूज लिखते हैं, 1-2 लिखेंगे, आपका टाइम हो जाएगा, फिर मेरा भी टाइम हो जाएगा। यूज ऑफ कुड, COULD, कुड। ठीक है। एक चीज तो आप सबसे पहले हमेशा याद रखना कि बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से। किस बात से? कि यहां है कैन और इसका पास्ट कुड होता है, पास्ट। जैसे आपने देखा था यहां मे है, तो इसके पास्ट आपको क्या मिले थे? माइट। याद रखना, ये आपको नरेशन में, टेंस में, कई जगह आपको काम आने वाला है। अगर यहां पर विल है तो ये क्या है? वुड है। और यहां पर अगर सेल है तो शुड है। अच्छा, ये जो है ये पास्ट है। कैन का पास्ट इक्विवेलेंट कुड है मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड। लेकिन अब ये कहीं पर कुड यूज होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको पास्ट समझ लेते हैं। जी जरूरी नहीं है। कैन का पास्ट कुड होता है, बट कुड का यूज हमेशा पास्ट की तरह नहीं होता है। कुड को हम प्रेजेंट में भी, अदर एक्सप्रेशन में भी यूज करेंगे। बट पहला बात जान लेते हैं कि कैन का पास्ट कुड ही होता है। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। लिखिए रूल 1, लिखिए कैन सॉरी कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी हाँ, के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। फिर से बोलते हैं, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में, फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। देखिए कैसे होता है, ये देखिए, ही सेड, ही सेड टू मी, उसने हमसे कहा। क्या कहा? तो कहता है क्या
कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि ये कौन सा स्पीच है, देखो भाई वैसे डायरेक्ट नहीं, पहचान बना लो कि देखा और पहचान गया। अच्छा ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट में होता है। जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आपको कोई कॉमा, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं मिलेंगे। यानी दिक्कत। अब देख आज नींद आ रहा है तुमको, रात में पार्टी में थे। अच्छा अच्छा, कल क्रिसमस था ना। ओहो, सेंटा क्लॉज के इंतजार में बैठा था रात भर रे, अभी पता चला। कुछ दिए नहीं आए? आए होंगे, आप सो गए होंगे तब। नहीं नहीं, आप सो गए होंगे। बच्चे को बोलो कि रात में आएंगे तो जग के रहता है। हम लोग को तो कुछ विश्वास नहीं होता है, सो जाते हैं। अरे जी सर, आइए इधर। हेलो सर। ही, अच्छा सेड टू को हम लोग नरेशन में टोल्ड कर देते हैं अगर ऑब्जेक्ट हो तो। टोल्ड मी, ये हटा के दैट लगा देते हैं। अच्छा ये आई को सब्जेक्ट के अनुसार करके ही कर देते हैं। आ गए अब लाइन पे। अब एक रूल सीखना है, ये रूल आपको हमेशा हमेशा मदद करने वाला है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल है। और ये इधर देखो, कहां खो जाते हैं हम लोग। बोलो, तुम लोग का ध्यान किधर रहता है? इधर देखो, कौन रूल ने ये कहा, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल बताता है कि अगर वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज जो ये है अगर पास्ट टेंस में हो तो इसका जो दूसरा क्लॉज होगा वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल है, ये नरेशन का रूल है, ये टेंस चेंज का रूल है। अभी अभी हम लोग सीखा है ना कि कैन का पास्ट, तो कैन का पास्ट दे दो। क्यों कुड दे दिया? क्योंकि इधर टोल्ड है, इधर टोल्ड और इधर कैन हो नहीं सकता है। नहीं है, हो नहीं सकता क्या? कैन और कुड एक साथ क्यों नहीं होगा? सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा है, एक पास्ट एक प्रेजेंट, इट विल नॉट मैच। तो ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। समझ गए ना? समझ नहीं होगा, ये कई बार हम बोले भी हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारे पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में होता है। लिखो एग्जांपल, लिख दीजिए फटाफट। इनडायरेक्ट वाला एग्जांपल जिसमें कुड यूज हुआ है उसको लिखना है। लिखो ना, लिखो लिखो। देखिए इंग्लिश में बोलिए, ये चुप बोलना आता है ना, इसे इंग्लिश में बोलो, यू शट अप। क्या बोलोगे? हाँ, सेटअप नहीं कर देना, शट अप। शट, सेट नहीं, शट। ए यू शट अप। हाँ हाँ, चलो ठीक ठाक बोल रहे हैं ये लोग। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट वाला लिखना है जिसमें कुड का यूज हो रहा है जी। हम्म, और लिखोगे एग्जाम्पल? नहीं तो अगला रूल पे चल जाइए, गो टू अगला रूल। ये लास्ट रूल होगा आज के लिए। लिखिए कुड का प्रयोग, दूसरा लिखा रहे हैं कुड का दूसरा। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, ABILITY, पास्ट एबिलिटी स्लैश करके पावर, स्लैश ऑब्लिक देते हैं, और पावर के बाद लिखिए कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी। बोले एबिलिटी कॉमा पावर कॉमा कैपेसिटी।
को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या दिक्कत? हाँ जी, किया जाता है। जी हाँ। देखिए जी, अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको समझ समझ लेते हैं, बाकी यहां पर आगे देखिए, ये है कैन और